हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी पोएम को समझेंगे जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही डिस्टर्बिंग भी। मैं बात कर रही हूँ रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस की। चलिए इसके पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि पावर, कंट्रोल और इंसानी ईगो की ये कहानी हमें क्या बताती है। कविता की शुरुआत इन 2 लाइन से होती है। इमेजिन कीजिए हम रेनेसांस इटली में हैं, एक ड्यूक के ग्रैंड पैलेस में। वो एक दीवार पर लगी पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये मेरी पिछली पत्नी है। और फिर वो कहता है, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। ये लाइन सुनने में तो सिंपल लगती है, पर इसमें एक बहुत गहरा और सर्द राज छुपा है। इस पोएम के स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका मतलब यह है कि पूरी पोएम एक सिंगल स्पीच है जो ड्यूक दे रहा है, लेकिन इस स्पीच के जरिए वो अनजाने में अपने बारे में वो बातें भी बता देता है जो वो शायद छिपाना चाहता है। हम उसके शब्दों के पीछे छिपे उसके असली कैरेक्टर को देखेंगे। तो चलिए सीन को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ड्यूक हमें बताता है कि ये पेंटिंग एक पर्दे के पीछे है, जिसे सिर्फ वही खोल सकता है। सोचिए, कविता के बिल्कुल शुरू में ही हमें ड्यूक के कंट्रोलिंग नेचर का सबसे बड़ा क्लू मिल जाता है। उसकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन आज भी वही डिसाइड करता है कि उसकी तस्वीर को कौन देखेगा और कौन नहीं। फिर ड्यूक पेंटर का नाम बताता है, फ्रा पैंडोल्फ। ये एक छोटा सा डिटेल है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रा पैंडोल्फ एक फेमस आर्टिस्ट का नाम लगता है। इस नाम को लेने का मतलब है कि ड्यूक शो ऑफ कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि उसके पास कितना पैसा और पावर है कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट को हायर कर सकता है। यहाँ डचेस की पेंटिंग भी उसके लिए बस एक आर्ट कलेक्शन का हिस्सा है, एक कीमती चीज। और अब कहानी एक अंधेरे मोड़ की तरफ बढ़ती है। ड्यूक का मोनोलॉग अब उस राज को खोलना शुरू करेगा जिसका हमें इंतजार था। और इसकी शुरुआत होती है एक मामूली सी चीज से, डचेस के गाल पर आई एक लाली, जिसे ड्यूक कहता है अ स्पॉट ऑफ जॉय। आप इन शब्दों में ड्यूक की जलन को महसूस कर सकते हैं, है ना? वो शिकायत कर रहा है कि उसकी पत्नी के गालों पर वो खुशी की लाली सिर्फ उसकी वजह से नहीं आती थी। ये ख्याल कि कोई और भी उसकी पत्नी को खुश कर सकता था, ड्यूक के लिए बर्दाश्त से बाहर था। यहाँ से उसकी पॉसेसिवनेस साफ दिखने लगती है। तो अब ड्यूक एक प्रोसिक्यूटर की तरह अपनी ही पत्नी के खिलाफ सबूत पेश करना शुरू करता है। वो हमें बताने जा रहा है कि डचेस की ऐसी कौन सी आदतें थीं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थीं। ये है उसकी लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस। जरा देखिए कि डचेस को किस किस चीज से खुशी मिलती थी। ढलता हुआ सूरज, किसी का दिया हुआ चेरीज का गुच्छा, अपने सफ़ेद खच्चर पर सवारी करना, या किसी की भी थोड़ी सी तारीफ। ये सब कितनी सिंपल और मासूम चीजें हैं, लेकिन ड्यूक के लिए ये सब उसकी गलतियां थीं। उसकी पत्नी का दिल अ हार्ट टू सून मेड ग्लैड था। वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। यह स्लाइड इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ को सामने रखती है। एक तरफ है ड्यूक का घमंड, उसका 900 साल पुराना नाम, उसकी लेगेसी, और दूसरी तरफ है डचेस, जो इस गिफ्ट को उतनी ही वैल्यू देती थी जितनी किसी और के दिए हुए एनीबडीज गिफ्ट को। ड्यूक को लगता था कि उसकी पत्नी उसके स्टेटस की कदरें नहीं करती थी। तो सवाल उठता है, ड्यूक ने उससे समझाया क्यों नहीं, उसको बताया क्यों नहीं कि उसे क्या बुरा लगता था? जवाब ड्यूक खुद देता है, आई चूज नेवर टू स्टूप, यानी मैं झुकना पसंद नहीं करता। उसके लिए अपनी पत्नी से इस बारे में बात करना भी अपने स्टेटस से नीचे गिरने जैसा था। उसके घमंड ने उनके बीच हर कम्युनिकेशन का रास्ता बंद कर दिया था। ड्यूक का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। वो उसकी मुस्कुराहटें और उसकी हर चीज़ में खुश हो जाने की आदत को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और इसलिए उसने एक आखिरी कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। ये 2 लाइंस शायद पूरी इंग्लिश पोएट्री की सबसे चिलिंग लाइंस हैं। आई गिव कमांड्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। मतलब बिल्कुल साफ है और बहुत ही भयानक। ड्यूक ने हुक्म दिए और उसकी सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद हो गईं। उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया था। और ठीक यहाँ, जब हमें लगता है कि कहानी खत्म हो गई, पोएम अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील करती है। हमें पता चलता है कि ड्यूक ये सारी कहानी हमें नहीं सुना रहा। वो एक दूत से, एक मैसेंजर से बात कर रहा है, जो एक काउंट की तरफ से उसकी अगली शादी का रिश्ता लेकर आया है। ड्यूक साफ कहता है कि काउंट के बेटे उसका ऑब्जेक्ट है। जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट। वो एक इंसान को एक चीज कह रहा है,
इसका मतलब यह है कि अपनी पिछली डचेस की ये पूरी कहानी दरअसल एक छिपी हुई धमकी है। यह उसकी होने वाली पत्नी के लिए एक वार्निंग है कि उसे कैसा बिहेव करना होगा। और अब जैसे ही उनकी बातचीत खत्म होती है, ड्यूक उस मैसेंजर को अपने आर्ट कलेक्शन का एक और पीस सिखाता है। ये आखिरी इमेज पूरी पोएम को एक साथ बांध देती है। वो नेपच्यून समुद्र के देवता की एक मूर्ति दिखाता है, जिसमें नेपच्यून एक समुद्री घोड़े को काबू कर रहा है या टेम कर रहा है। ये सिंबलिज्म बहुत पावरफुल है। ड्यूक खुद को उस शक्तिशाली देवता नेपच्यून की तरह देखता है और अपनी पत्नियों को उन सी हॉर्स की तरह जिन्हें कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी लास्ट डचेस को टेम किया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है, आखिर कोई आदमी अपनी पिछली पत्नी के अंजाम के बारे में इतनी आसानी से अपनी अगली पत्नी के परिवार को क्यों बताएगा? ये उसके पावर और उसके घमंड का एक भयानक प्रदर्शन है। ये कविता सिर्फ एक पेंटिंग की कहानी नहीं है, ये एक जालिम दिमाग के अंदर का सफर है। इस बारे में सोचना जरूर।